डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम कम्युनिकेशन स्किल्स सेकंड में जो लेटर राइटिंग स्किल्स है या लेटर से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स के लेटर्स लिखे जाते हैं उसके हम एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके पहले दो वीडियो जो मैं बना चुका हूं, पहले वीडियो में 1 से 20 तक प्रश्नों का यानी 20 प्रश्नों का सेट हमने डिस्कस किया। उसके बाद दूसरे वीडियो में 21 से 40 तक के प्रश्नों के सेट को डिस्कस किया था। अब हम 41 से 60 तक यानी 20 प्रश्नों का सेट हम आज भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी की आइए स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं 41वें प्रश्न की। एन एडजस्टमेंट लेटर यूजुअली फॉलोज ए लेटर ऑफ क्या इनमें से 4 ऑप्शन दिए। तो एडजस्टमेंट लेटर होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। एडजस्टमेंट लेटर होता है, मान लीजिए किसी कंपनी से हमने कोई सामान खरीदा, उस सामान में कोई कमी निकल आई तो हम क्या करेंगे, कंप्लेंट करेंगे यानी कंप्लेंट लेटर लिखेंगे। तो कंप्लेंट लेटर जब हम लिखते हैं तो फिर वो जो कंपनी जो प्रोडक्ट हमको बेचा था, विक्रेता कंपनी, हमको फिर एडजस्टमेंट लेटर लिखती है हमको सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए कि कस्टमर हमेशा हमसे नाराज़ ना होने पाए। तो वो हो सकता है ऑफ़र करें कि हम आपको सामान बदल देते हैं अगर आपका ख़राब है। तो वो हमको एक पत्र लिखता है कि आपका डियर कस्टमर, आपका ये सामान आपने क्या शिकायती पत्र मिला था, आपका सामान ख़राब था तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, या इसके वारंटी में था ये रिपेयर कर देते हैं, या जो भी मतलब संतुष्ट करने के लिए कस्टमर को जो लेटर लिखा जाता है विक्रेता कंपनी की तरफ से, उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट लेटर। तो एडजस्टमेंट लेटर आप समझ गए होंगे। तो अब सीधे हम बात करते हैं। एन एडजस्टमेंट लेटर यूजुअली फॉलोज ए लेटर ऑफ, किसके बाद एडजस्टमेंट लेटर लिखा जाता है, इंक्वायरी, एप्लीकेशन, कंप्लेंट, इन्विटेशन। तो बताया आपको कंप्लेंट के बाद, यानी सी ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन होगा। ये देखिए बताया ना, जब कंप्लेंट लेटर कस्टमर का पहुंचता है तो फिर विक्रेता कंपनी ये एडजस्टमेंट लेटर लिखती है। तो ये कंप्लेंट से के बाद इसको फॉलो किया जाता है एडजस्टमेंट लेटर को। 42वां प्रश्न देख लेते हैं। इन द लेटर ऑफ कंप्लेंट इज इन ऑर्डर इट मस्ट बी असेस्ड वेदर द मनी कैन बी रिफंडेड और नॉट। तो ये इफ़ द लेटर ऑफ कंप्लेंट इज इन ऑर्डर यानी कंप्लेंट का लेटर हमको मिला या लगा हुआ है तो इट मस्ट बी असेस्ड वेदर द मनी कैन बी रिफंडेड और नॉट। तो मान लीजिए कंप्लेंट जिसने किया है तो वो कंपनी फिर असेस करती है ना कि मनी जो उसने कस्टमर को प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो मनी रिफंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो ऑब्वियस सी बात इसका असेसमेंट किया जाता है कि मनी रिफ़ंड किया जाए कि ना किया जाए। तो ये आपका 42वां ऑप्शन ट्रू है। तो हम इसको जो सही ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। अब 43 देख लेते हैं। 43वां। इन द लेटर ऑफ कंप्लेंट इज इन ऑर्डर इट मस्ट बी असेस्ड वेदर सब्सटीट्यूट आइटम्स कैन बी सप्लाइड और नॉट। तो ये सब्सटीट्यूट आइटम मतलब कंप्लेंट ऑर्डर जब हमको मिलता है या कंप्लेंट लेटर मिलता है तो ये असेस किया जाता है कि वो जो सामान ख़राब निकल गया कस्टमर का, उसके बदले दूसरा सामान दें सब्सटीट्यूट के कि ना दें, इसका असेसमेंट किया जाता है। तो ये बिल्कुल किया जाता है, ये ट्रू है भाई। कुछ ना कुछ ऑप्शन तो दिया जाएगा, या तो उसके बदले में पैसा वापस कर दिया जाए कि भाई सामान हमारा ख़राब निकल गया, आप दे जाइए, कंपनी कहती है हम पैसा रिफंड कर देते हैं, या वो कहेगी कि आप सामान चलिए जो ख़राब है वो दे दीजिए, हम उसके बदले नया सामान दे देते हैं। तो ये दोनों ट्रू हैं। तो असेसमेंट किस किस का किया जाता है, मनी रिफंड किया जाए कि नहीं 42वां प्रश्न जो था। 43वां है आपका कि आइटम को सब्सटीट्यूट किया जाए कि नहीं, जो आपने सामान था उसको बदल कर दिया जाए कि नहीं दिया जाए, उसके बदले के यानी स्थान पर कोई दूसरा आइटम दिया जाए कि नहीं, सामान दिया जाए कि नहीं। तो ये दोनों आपकी ट्रू हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 44वें प्रश्न की। वेयर इज़ द नेम ऑफ द कंपनी राइटिंग द लेटर ऑफ एडजस्टमेंट मैंशनड, यानी एडजस्टमेंट जो लेटर ऑफ एडजस्टमेंट लिख रही है कंपनी, उसका कंपनी राइटिंग द लेटर वो कहाँ पर उसका लिखा होता है नाम। तो टॉप राइट में लिखा जाता है, यानी कि ये बी ऑप्शन जो है आपका टॉप राइट यानी सबसे ऊपर दाहिने तरफ। वेयर इज़ द नेम ऑफ द कंपनी राइटिंग द लेटर ऑफ एडजस्टमेंट मैंशनड, कहाँ पर मेंशन किया जाता है लेटर ऑफ एडजस्टमेंट के लिए जो कंपनी का, तो वो टॉप राइट में हमेशा किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। इसके पहले भी हम जो क्वेश्चंस पहले वीडियो में डिस्कस किए थे उसमें भी ये बताया था मैंने। तो 45वां है। वेयर इज़ द डेट मेंशन इन द लेटर ऑफ एडजस्टमेंट, यानी लेटर ऑफ एडजस्टमेंट होता है उसमें डेट या तारीख कहाँ मेंशन की जाती है, विद द नेम ऑफ द कंपनी विच प्लेस्ड द कंप्लेंट, या विद द नेम ऑफ द कंपनी राइटिंग द लेटर, या आफ्टर द मेन बॉडी ऑफ द लेटर, या आफ्टर द लीव टेकिंग। तो हमेशा लिखा जाता है विद द नेम ऑफ द कंपनी राइटिंग द लेटर, जो नेम ऑफ द कंपनी राइटिंग द लेटर, कंपनी के नाम के साथ में उसको क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो ये हमेशा डेट कहाँ लिखी जाती है, बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा, विद नेम ऑफ द कंपनी राइटिंग द लेटर। उसके बाद है
46वां है वेयर इज़ द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी दैट कंप्लेंड मैंशनड। वेयर इज़ द नेम यानी नाम, और एड्रेस कहाँ पर लिखा, दैट कंप्लेंड मैंशनड यानी जो कंपनी कंप्लेन करती है उस कंप्लेंट कहाँ को मेंशन किया जाता है, उसका नाम और पते को। टॉप राइट में यानी सबसे ऊपर दाहिने तरफ, बॉटम राइट यानी बॉटम में दाहिने तरफ, टॉप लेफ्ट यानी सबसे ऊपर बाएं तरफ, या बॉटम लेफ्ट बॉटम में बाएं तरफ। तो सी टॉप लेफ्ट यानी टॉप में यानी सबसे ऊपर बाएं तरफ उसको मेंशन किया जाता है, यानी टॉप लेफ्ट यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। उसके बाद 47 है वेयर इज़ द लीव टेकिंग मेंशनड इन द लेटर। लीव टेकिंग कहाँ मेंशन किया जाता है, टॉप लेफ्ट में, टॉप राइट में, बॉटम लेफ्ट में, बॉटम राइट में। तो ये तो बॉटम में किया जाता है और वो भी दाहिने तरफ हमेशा लीव टेकिंग होता है। तो बॉटम में राइट आपका जो डी ऑप्शन है वो सही ऑप्शन होगा, बॉटम राइट। उसके बाद 48वां है इफ़ द लेटर ऑफ कंप्लेंट इज इन ऑर्डर विच ऑफ दीज नीड नॉट बी असेस्ड। वो कह रहे हैं कि जब कंप्लेंट ऑर्डर लगा हो, किसी का कंप्लेंट लेटर मिला, तो विच ऑफ दीज नीड नॉट बी असेस्ड यानी निम्न में से किसको असेसमेंट या मूल्यांकन नहीं किया जाता है। पहला कह रहा था इफ़ मनी कैन बी रिफंडेड, तो इसका तो किया जाता है। इफ़ सब्सटीट्यूट आइटम्स कैन बी सप्लाइड यानी उस आइटम के बदले दूसरा आइटम दिया जाए, इस पर भी किया जाता है। सी है इफ़ द डैमेज ऑफ द गुड वाज द फॉल्ट ऑफ द ऑनर, इसके बारे में नहीं किया जाता कि इफ़ द डैमेज ऑफ द गुड्स वाज द फॉल्ट ऑफ द ऑनर यानी जो ऑनर था यानी मालिक था उसकी फॉल्ट की वजह से गुड्स का डैमेज हुआ, इस पर असेसमेंट नहीं किया जाता है। और डी देखिए इफ़ द लॉस कैन बी क्लेम्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, तो ये भी है, इसको भी असेस्ट किया जाता है, लेकिन सिर्फ सी नंबर जो है आपका इफ़ द डैमेज ऑफ द गुड्स वाज द फॉल्ट ऑफ द ऑनर, इसको असेस नहीं किया जाता है। तो ये देखिए लिखा है इफ़ द लेटर ऑफ कंप्लेंट इज विच ऑफ दीज नीड नॉट बी असेस्ड, किसको असेस करने की आवश्यकता यानी मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये वाला इफ़ द डैमेज ऑफ द गुड्स वाज द फॉल्ट ऑफ द ऑनर, इसके बारे में असेस नहीं किया जाता है। 49वां है द फॉल्ट इन ए लेटर ऑफ एडजस्टमेंट शुड बी एक्सेप्टेड विथ। अब ये कह रहे हैं लेटर ऑफ एडजस्टमेंट में जो फॉल्ट होता है, तो फॉल्ट यानी गलती जो होती है लेटर ऑफ एडजस्टमेंट शुड बी एक्सेप्टेड विथ, शुड बी एक्सेप्टेड मतलब हमको स्वीकार करना चाहिए विथ ग्रेस, डिसग्रेस, डिसअप्रूवल या क्लमसीनेस। तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रेस मतलब पूरे अच्छे उसके साथ अगर कंपनी को अपना नाम करना है, जो प्रोडक्ट बेच रही विक्रेता है, तो ग्रेस के साथ उसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि डिसग्रेस के साथ या डिसअप्रूवल के साथ या क्लमसीनेस के साथ, ये सब नहीं किया जाता है। तो किसके साथ हमको, ग्रेस के साथ। ग्रेस का मतलब आप समझ सकते हैं सम्मान पूर्वक या इस तरीके का एक अच्छा शब्द जो आप कहते हैं ग्रेसफुल जिसको कहते हैं, ग्रेस के साथ हमको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ए, तो ये आपका आंसर सही है। 50वां है ए लेटर ऑफ एडजस्टमेंट मस्ट एक्सप्लेन। ए लेटर ऑफ एडजस्टमेंट को मस्ट मतलब अवश्य चाहिए, मतलब क्या एक्सप्लेन करना चाहिए, लेटर ऑफ एडजस्टमेंट क्या बताना चाहिए। एक्सक्यूजेज, एक्सक्यूजेज मतलब बहाने, लाइज मतलब झूठ, सी मतलब फैक्ट्स और डी मतलब फेकनेस। तो आप बताइए लेटर ऑफ एडजस्टमेंट जो कंपनी लिख रही है विक्रेता कंपनी, उसको क्या बता, एक्सक्यूजेज मतलब बहाने बनाना चाहिए, कि लाइज झूठ बोलना चाहिए, कि फैक्ट्स जो बिल्कुल सत्य हैं वो बातें बताना चाहिए, या फेकनेस, फेक मतलब नकलीपन या दिखावटी या बनावटीपन। तो ऑब्वियस सी बात है फैक्ट्स बताना चाहिए। अगर कंपनी को अपनी रेपुटेशन बनानी है तो जो सत्य बिल्कुल बिंदु हैं उसको बताना चाहिए यानी फैक्ट्स को। तो जो 50 का जो सही आंसर है वो सी यानी कि है फैक्ट्स। ए लेटर ऑफ एडजस्टमेंट मस्ट एक्सप्लेन फैक्ट्स, यानी जो लेटर ऑफ एडजस्टमेंट है उसको फैक्ट्स एक्सप्लेन करने चाहिए कि फैक्ट्स यानी तथ्य क्या हैं। 51 है कोटेशंस आर लेटर्स ऑफ इंक्वायरी। जो कोटेशंस होते हैं वो एक तरह से लेटर्स ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी मतलब पूछताछ करना के पत्र होते हैं। तो हाँ ये बिल्कुल सही है भाई, कोटेशंस के द्वारा हम किसी कंपनी से उत्पाद के दरों के बारे में ही तो जानकारी प्राप्त करते हैं। तो एक तरह से हम पूछताछ कर रहे हैं कि फला उत्पाद आपके कितने का है, दूसरी कंपनी से पूछ रहे हैं ये उत्पाद आपके कितने प्राइस का है, तीसरे से पूछ रहे हैं। तो ये क्या है, लेटर्स ऑफ इंक्वायरी हैं, यानी पूछताछ वाले पत्र हैं। कोटेशंस भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो इसका सही आंसर है ट्रू यानी कि ए। तो ये 51वां हो गया। 52 देख लीजिए, वेयर इज़ द नेम ऑफ द कंपनी इनवाइटिंग मैंशनड इन एन इन्विटेशन ऑफ कोटेशन।
यानी कोटेशन के इनविटेशन के साथ कंपनी को कहाँ मेंशन किया जाता है, कंपनी इनवाइटिंग जो है मैं कहाँ पर किस जगह मेंशन किया जाता है, तो वो हमेशा टॉप राइट कॉर्नर में। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये लगभग फॉर्मेट एक जैसे होते हैं। तो टॉप राइट कॉर्नर में यानी सबसे ऊपर दाहिने तरफ किया जाता है। 53 है, वेयर इज़ द नेम ऑफ द कंपनी विच इज़ इन्वाइटेड मैंशनड, जो जिसको इनवाइट किया गया उसको कहाँ मेंशन किया जाएगा कंपनी को, उसको टॉप लेफ्ट को यानी टॉप में मेंशन किया जाता है लेफ्ट साइड में। तो उसका इस केस में ये आपका आंसर टॉप लेफ्ट कॉर्नर हो जाएगा, यानी सबसे ऊपर बाएं तरफ। 54 देख लीजिए, वेयर इज़ द कल्टियस लीव टेकिंग मेंशनड इन एन इन्विटेशन ऑफ कोटेशन। कोटेशन के इन्विटेशन में जो कल्टियस लीव टेकिंग है वो कहाँ पर मेंशन किया जाता है। कल्टियस मीन्स आपसे बताया था कि शिष्टाचार या शिष्टतापूर्ण किसी से हम विदा लेना, जैसे हम गुड बाय बोलते हैं किसी को, तो उसको कहते हैं। तो हमेशा बॉटम में ये होता है और दाहिने तरफ लिखा जाता है। तो ये सभी में आपको पिछले जो भी आंसर थे तो सब में इस तरीके के 2-3 प्रश्न और आए थे उसमें भी मैंने बताया था कि बॉटम राइट में इसको हमेशा मेंशन किया जाता है। कल्टियस यानी योर से सिंसियरली जिसको हम कहते हैं, इस तरह से कल्टियस लीव टेकिंग मैंने इसके बारे में बताया था, वो मेंशन बॉटम में राइट साइड में किया जाता है। 5वां है, कोटेशंस आर फ्रेंडली लेटर्स। तो बताइए कोटेशंस क्या फ्रेंडली लेटर्स होते हैं? नहीं। तो क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। ये कोटेशंस फ्रेंडली लेटर्स नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या होते हैं, लेटर्स ऑफ इंक्वायरी होते हैं, पूछताछ के लिए, दरें प्राप्त करने के लिए, मूल प्राप्त करने के लिए होते हैं। तो ये आपका क्या है, फॉल्स है। उसके बाद क्या है, ए टेंडर इज एडवर्टाइज्ड इन। एडवर्टाइज मतलब विज्ञापन निकालना। ए टेंडर को विज्ञापन, ये कोटेशन और टेंडर लगभग एक तरह के होते हैं। कोटेशन छोटे उसके लिए किया जाता है, टेंडर थोड़ा बड़े उसके लिए किया जाता है। जब बहुत बड़ा कोई हमको बोली मंगवाना हो या बहुत बड़ी मात्रा में ख़रीदारी करनी हो, जिसकी मतलब कहना चाहिए मूल्य बहुत ज़्यादा हो, तो उसको टेंडर का रूप दिया जाता है। तो ये टेंडर इज़ एडवर्टाइज्ड। एडवर्टाइज मतलब विज्ञापन किस में निकाला जाता है टेंडर का? न्यूज़पेपर्स में, बी है बिजनेस एनवायरनमेंट में, सी डोमेस्टिक मार्केट्स में, या सेलर्स के द्वारा, सेलर्स में। तो ऑब्वियस सी बात है, न्यूज़पेपर में अब आप न्यूज़पेपर उठा के देखिए तो उसमें निविदा संख्या, निविदा के नाम पे या टेंडर के नाम पे बहुत सारे विज्ञापन सरकारी गैर सरकारी कंपनियों के निकलते हैं। तो टेंडर हमेशा कहाँ विज्ञापित किया जाता है? न्यूज़पेपर्स में। तो ए आंसर इसका सही आंसर है। अब देख लीजिए 57 पे हम बात कर लेते हैं। विच ऑफ दीज इज़ नॉट मैंशनड इन ए टेंडर। टेंडर में निम्न में से क्या नहीं मेंशन किया जाता है? डेट, नोटिस नंबर, साइन या डेजिग्नेशन। तो इसमें हमेशा क्या नहीं मेंशन किया जाता है? देखिए डेट तो मेंशन किया जाएगा कि टेंडर कब का निकला है, क्योंकि डेट फिक्स होती है 15 दिन के लिए, 1 महीने, 2 महीने के लिए। नोटिस नंबर भी उसमें रहता है। उसमें साइन नहीं होता है। आप पेपर उठा के देखिए न्यूज़पेपर में, उसमें साइन की आवश्यकता नहीं होती है। और डेजिग्नेशन भी मेंशन किया जाता है, तो साइन की उसमें आवश्यकता नहीं होती है। तो ये क्या, दिस इज़ नॉट मेंशनड इन ए टेंडर। क्या मेंशन नहीं होता है? साइन मेंशन नहीं होता है आपका ए टेंडर में। 58 है, वेयर इज़ द डेजिग्नेशन ऑफ द अथॉरिटी गिविंग द टेंडर मेंशनड। यानी जो टेंडर दे रहे हैं, ठीक है, ये टेंडर देने वाला जो अथॉरिटी है उसका डेजिग्नेशन यानी पदनाम कहाँ पर मेंशन होता है? टॉप सेंटर में यानी सबसे ऊपर, मिड बिल्कुल सेंटर में, बॉटम में लेफ़्ट यानी बॉटम में नीचे बाएं, बॉटम में यानी सबसे नीचे दाएं, या टॉप में लेफ़्ट साइड में। तो सी बॉटम में यानी नीचे दाहिने तरफ उसका लिखा होता है। आप खुद भी पेपर में कोई उठाइए टेंडर, देखिए निविदा के नाम पे होगा तो उसमें देखिएगा दाहिने तरफ लिखा होगा, नगर पालिका ने निकलाया है या किसी और ने निकाला है। तो इस तरीके के जो टेंडर जो देते हैं, जो अथॉरिटी टेंडर देने वाली होती है, उनका जो अथॉरिटी का जो डेजिग्नेशन है वो हमेशा सबसे नीचे दाहिने तरफ लिखा जाता है, यानी कि बॉटम राइट, यानी सी जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा। 59वां देख लेते हैं। वेयर इज़ द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेंशनड इन द टेंडर। जो टेंडर निकालता है उसके ऑर्गेनाइजेशन का नाम कहाँ लिखा होता है? जैसे नगर पालिका ने निकाला तो नगर पालिका का कहाँ लिखा होगा? टॉप सेंटर में, सबसे ऊपर में, बिल्कुल बीच में लिखा होता है। आप चाहें तो देख लीजिएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। टेंडर निकालने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम हमेशा बिल्कुल सेंटर में लिखा होता है, सबसे ऊपर टॉप सेंटर में। उसके बाद लास्ट प्रश्न है, विच ऑफ दीज इज मेंशनड इन ए टेंडर। निम्न में से किसको टेंडर में मेंशन किया जाता है? ए नोटिस नंबर, बी सिग्नेचर, सी एड्रेस ऑफ द टेंडरर, और डी कल्टियस लीव टेकिंग।
तो देखिए जब टेंडर हम निकाल रहे हैं तो उसमें कल्टियस लीव टेकिंग तो नहीं मेंशन करने की आवश्यकता, पेपर में निकाल रहे हैं। एड्रेस ऑफ द टेंडर इसकी भी ज़रूरत नहीं होती है, सिग्नेचर की भी ज़रूरत नहीं होती। अभी आपसे बताया था एक प्रश्न में नोटिस नंबर हमेशा निकाला जाता है, रेफरेंस नंबर जिसको हम कहते हैं, तो यह नोटिस संख्या किस नंबर की है, उसमें डेट भी लिखी होती है, वो हमेशा उसमें मेंशन किया जाता है। तो किसको मेंशन किया जाता है, नोटिस नंबर को हमेशा टेंडर में मेंशन किया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से 60 प्रश्नों का हमारा जो सेट है वो तैयार हुआ है। तो लेटर स्किल्स या राइटिंग स्किल से रिलेटेड तो इसमें जो भी प्रश्न आपके बन सकते हैं इसमें समाहित हो गए हैं। फिर भी मैं और देखूंगा यदि इसमें कुछ और भी प्रश्न बन सकते होंगे तो मैं उनको भी आपसे डिस्कस करूंगा एक वीडियो बना करके। तब तक आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए, एक बार सारे प्रश्न देख करके रिवीजन कर लीजिए। कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे बता दीजिए, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझा दूंगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, और भी नए टॉपिक्स में नई वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।